दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल करंट अफेयर्स का वीडियो आप तक नहीं मिल पाया, इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि मैंने मटेरियल टाइपिंग ग्रुप जो है टेक्निकल टीम है उसको दे दिया था, लेकिन वो आउट ऑफ लखनऊ होने की वजह से उसको टाइप करके भेज नहीं पाई। कल से आपको टाइपिस्ट फॉर्म में जैसा पुराने पैटर्न पे मिलता था वैसा करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। तो ये कल का वीडियो है, आज का करंट अफेयर्स का वीडियो अभी कुछ देर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इसको हमने पीआईबी से उठाया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से। तो द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी क्या? दूसरा, यह एक मिनी रत्न कंपनी है क्या? यहाँ बताना, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी, लेकिन यहाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मिनी रत्न नहीं बल्कि क्या है, नवरत्न कंपनी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत में टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी महारत्न कंपनियों की लिस्टिंग तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महारत्न कंपनियां कितनी हैं ये कमेंट में लिखना है, और दूसरा नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है वो लिखना है, और महारत्न कंपनियों के नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 1 होगा। अगर शिपिंग जहाज रानी इसी को कहा जाता है, तो भारत में जो जहाज रानी से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कारपोरेशन निगम, उसी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, और इंडिया का लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है इन द सेक्टर ऑफ शिपिंग के क्षेत्र में यह भारत का सबसे लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ओनली 1 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड डिफेंस श्री अजय भट्ट ने किस स्टेशन से बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है, यह 4 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच चलेगी। 4 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच चलेगी। इसी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसका नाम ट्रेन का दिया गया बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन। इसमें बुद्ध के जीवन तथा उनके दर्शन तथा उनकी शिक्षाओं से संबंधित जो दर्शनीय स्थल हैं उसको दिखाया जाएगा। इससे भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धता है, वह विविधता है, वो भी विश्व के पटल पर सामने आ सकेगी। और इससे भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है वो भी क्या होगी, मजबूत होगी, और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये ट्रेन एक कारगर कदम साबित होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके सामने लिखा आ रहा होगा, सफदरगंज रेलवे स्टेशन। कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है? सफदरगंज रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलीबर्न सर्वे का संबंध। इस टाइप के आईएएस में क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द किससे संबंधित है? तो हेलीबर्न सर्वे का संबंध किससे है? तो जो एरिड रीजन होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की प्रमुख मेजर समस्या होती है। इतना ही नहीं, लगातार जल स्तर जो होता है वो भी गिरता चला जाता है। तो जल स्तर अंडरग्राउंड जो भूमिगत जल है उसका प्रबंधन करने के लिए हेलीबर्न सर्वे कराया गया। ये किसने कराया है ये पूछा जा सकता है। पिछली बार आईएएस में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक बोर्ड आता है जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड,
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और इसके साथ CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि CSIR की स्थापना 1942 के पार्लियामेंट के अधिनियम के तहत हुई, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो उसी का CSIR के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट को हमने यहाँ लिख दिया नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हैदराबाद में स्थित है। तो अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हैदराबाद। तो ये नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद व सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड दोनों ने मिलकर के क्या किया है? हेलीबॉर्न सर्वे का आयोजन किया है, जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन एरिड रीजन्स के लिए है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ई-संजीवनी इनिशिएटिव का संबंध किससे है? ये BPIB में था। तो ई-संजीवनी इनिशिएटिव भारत में जो मेडिसिन व मरीजों तक सुगम पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक्सेसिबिलिटी, ईजिली एक्सेसिबिलिटी डॉक्टरों की हो सके, दूर दराज गांव, जो दूरस्थ गांव हैं या दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पर जो डॉक्टर नॉर्मली नहीं पहुंच पाते चिकित्सक, तो उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, दवा मरीजों तक आसानी से पहुंच सके, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए ई-संजीवनी इनिशिएटिव को शुरू किया गया। तो इस प्रकार ई-संजीवनी एक प्रकार की हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी है, टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव है, जो भारत सरकार की, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कब? तो नवंबर 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका शुभारंभ किया गया था कब? नवंबर 2019 में। तो ये पूछा जा सकता है कि संजीवनी इनिशिएटिव का संबंध किससे है? अगला फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी को TIWB के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी इसी को TIWB के नाम से जाना जाता है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तथा OECD के द्वारा दो लोगों ने मिल करके इसका शुभारंभ किया, जिसमें भागीदार देश भारत भी है। और ये 4 अक्टूबर 2021 को सेशल्स में शुरू किया गया है। तो पूछ लेगा कि ये है क्या, किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या भारत इसमें पार्टनर है? तो जी हाँ, बिल्कुल भारत पार्टनर है। अगला, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सिंगल यूज करना, जिसको एक बार इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसको यूज में नहीं लाया जा सकता, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। तो पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2022 तक। तो सीधे पूछेगा कब तक 2022 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, इसका संबंध किससे है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेयर टू ड्रीम 2.0, इसका संबंध DRDO से है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO से इसका संबंध है। DRDO के द्वारा इसका आयोजन नई दिल्ली में 4 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 40 विनर की अनाउंसमेंट किया। कितने? 40 विजेता, जिनमें 22 इंडिविजुअल हैं और 18 स्टार्टअप कैटेगरी के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही 4 अक्टूबर को ये पिछला का ये घोषित किया गया और 4 अक्टूबर 2021 को ही डेयर टू ड्रीम 3.0 का शुभारंभ किया गया। ये क्या करता है? ये इनोवेटर्स जो हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स में इंडिविजुअल, हम व्यक्ति विशेष, तुम लोग सब लोग हो सकते हो, स्टार्टअप कोई फर्म कोई कंपनी हो सकती, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और जो इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है ताकि भारत के जो नवयुवक हैं उनके इग्नाइटेड माइंड्स को क्या किया जा सके, देश उसका लाभ उठा सके और देश के विकास में वो अपनी महती भूमिका
निभा सकें, तो ये DRDO का पैन इंडिया बेस पे एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है पूरे भारत में। इसके अलावा DRDO के द्वारा टेक्निकल व फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है, यानी टेक्निकल का मतलब हुआ फंडिंग से लेकर के अन्य प्रकार का भी सहायता प्रदान किया जाता है। और इसमें इसी के द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी घोषित किए जा रहे हैं। यंग साइंटिस्ट अवार्ड का मतलब हुआ इसी के द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं, यानी DRDO। तो अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड कौन प्रदान करता, तो DRDO के द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए शर्त है कि जो 9 युवक वैज्ञानिक हैं उनकी एज 35 साल से नीचे होनी चाहिए। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2000 किलोग्राम वॉलनट्स की पहली खेप कहाँ भेजी गई? तो आपको पता है कि जो वॉलनट है ये सबसे ज़्यादा कश्मीर में पैदा होता। कहाँ? कश्मीर में। ये भेजा गया कर्नाटक के बेंगलुरु घाटी में। पहली खेप है इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कहाँ भेजी गई, तो ये बेंगलुरु के कर्नाटक में भेजी गई, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि ये किस योजना के अंतर्गत जो भारत के उत्पाद हैं उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का शुभारंभ किया है। सेम एज इंडिया के स्तर पर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ गलती हो सकती, कृषि मंत्रालय आपको कंफ्यूज कर सकता, जी नहीं, कृषि मंत्रालय सोच रहे हैं तो आप गलती करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया। अब उत्तर प्रदेश के कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि इन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया, वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से उत्पाद किस जिले की इसमें शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो कश्मीर की वॉलनट है उसको शामिल किया गया है। तो इसको अभी इसकी पहली खेप कर्नाटक भेजा गया बेंगलुरु में। और इसका बात करें कि वॉलनट का, तो ये वॉलनट प्रोडक्शन के मामले में भारत का 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन अकेले कश्मीर घाटी करता है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी 40वां 14th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया 2021 का। ये आयोजन होगा, अभी किया नहीं गया। 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन 2021 का होगा। कब? 14 से 27 नवंबर 2021। कहाँ होगा? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम जो रखा गया वो आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का कि लकाडोंग हल्दी का संबंध किस राज्य से है? लकाडोंग हल्दी, इसको GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा चुका, इसलिए चर्चा में बना हुआ। ये मेघालय का है। कहाँ का है जी? दोस्तों बारी है स्कीम की, कि स्कीम आज हमने 1-2 स्कीम को उठाया है। एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है और एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत में जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। तो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई है, सबसे ये पहले जानिए। तो आपको कैसे ध्यान रखना, सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना ये स्वास्थ्य की है, और हर साल आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों ये जननी सुरक्षा योजना आपको ध्यान कैसे रखना, तो 7 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ 7 अप्रैल में 5 आपको प्लस कर देना है। 7×5 कितना हो जाएगा? 12 अप्रैल। तो आपको एग्जैक्ट डेट आपकी याद रहेगी कि 12 अप्रैल को शुरू किया गया। कब? 12 अप्रैल। और कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। भूलेंगे नहीं, अगर तुरंत आपका माइंड में आएगा कि जननी सुरक्षा, अच्छा सुरक्षा स्वास्थ्य वाली है, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 5 प्लस करना, तो 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया जाता है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में नॉर्मली होता है 60% केंद्र पैसा देगा, 40% राज्य देगा, या 70% केंद्र देगा, 30% राज्य देगा, या 90-10 ऐसे होता है। लेकिन 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब हुआ कि 100% पैसा इसमें कौन देगा? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो ये 100% पैसा केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आप कहोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है क्या?
क्यों? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन राज्य करता है। पैसा तो केंद्र देता है, केंद्र प्रायोजित है, लेकिन इसका क्रियान्वयन पूरा का पूरा राज्य सरकार पर निर्भर करता है। दूसरा, इसमें कैश असिस्टेंस प्रदान किया जाता, नगद सहायता प्रदान की जाती डिलीवरी के समय और पोस्ट डिलीवरी केयर, यानी बाद में जच्चा व बच्चा की देखभाल के लिए पैसा प्रदान किया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, जच्चा व बच्चा, कई बार माता और गर्भवती जो महिला होती थी उसको संस्थागत प्रसव नहीं हो पाने की वजह से घर पर ताई दाई ये सब माँ जच्चा व बच्चा पैदा किया जाता था, यानी जच्चा से बच्चा पैदा होता था, उससे जो माता होती थी उसकी कई बार डेथ हो जाती थी। तो जो मैटरनल और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट है, दोनों को कम करना। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल में कोई भी प्रसव जो होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रमोट करना, संस्थागत डिलीवरी को प्रमोट करना। इसके अलावा इसमें और क्या प्रावधान कि जो मदर है उसकी एज कितनी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर ऑफ चाइल्ड कितने भी हों, हर मदर के कितने जो मदर होगी, एक तो उसकी एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई एज पे ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा, इसमें ये नहीं कि 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड पे ही फ़ायदा मिलेगा, तो ये इस पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें जो जन जागरूकता या जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है इसका प्रोत्साहन मिले, इसके लिए आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और इसका उद्देश्य ही होता, आशा को लाया गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें संस्थागत डिलीवरी को प्रोत्साहन दिया जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए आशा को नियुक्त किया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशलिस्ट हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आशा की फुल फॉर्म होती। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। बात करें जो ये जननी सुरक्षा योजना है, इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लाया गया, और नेशनल हेल्थ मिशन जो अब है, पहले अलग अलग चलता था। रूरल के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, अर्बन के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था, लेकिन 2013 में दोनों को क्या किया गया, मर्ज करके सबस्यूम्ड कर दिया गया, और फिर नेशनल हेल्थ मिशन इसको बनाया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो इसमें भी कुछ टारगेट सेट किए गए, जैसे प्रत्येक 1000 पर जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है उसको घटा करके 1 करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 25 करना, टोटल फर्टिलिटी जो रेट होती कुल प्रजनन दर है उसको ये डिसाइड किया गया, ये 2.21 करना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितना अभी, तो ये 2.2 है, ऑन एवरेज 2.2 है, इसको घटा करके कितना लाना है, 2.1 लाना है। ये टारगेट सेट किया गया, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके अलावा इसमें कौन सी महिलाएं शामिल हैं, तो जिनकी एज 15 से लेकर 49 वर्ष है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी स्कीम जो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे, निष्ठा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निष्ठा एक प्रकार का नेशनल इनिशिएटिव है। इसमें जो स्कूल हेड होते हैं, हेडमास्टर व टीचर होते हैं, उनको होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए, उनका समग्र विकास के लिए निष्ठा कार्यक्रम को लाया गया है। एक प्रकार का ऐसा राष्ट्रीय मिशन है जो लर्निंग आउटकम को एलिमेंट्री लेवल पे, शुरुआती स्तर पे सुधार करने पर बल देता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। इस कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया, तो ये 2020, ध्यान रखिएगा, 2020 में इसे लॉन्च किया गया है। और ये जब 2020 इसको आप लिखेंगे 2020 तो इसको प्लस कर लीजिए, 2 + 2 करोगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या बन जाएगा 16, और 16 ये जो बनेगा इसका फिर प्लस कर लीजिए, तो 6 × 7 यानी 7, ये क्या हो जाए, 7वां महीना कौन सा होता है, जुलाई का। सारा कुछ याद हो गया, सबसे आसान हमने कहा, सन लिख लो। 2020 केवल एक ये फैक्ट आपको याद रखना, निष्ठा कार्यक्रम 2020। कहते नहीं कि आपकी निष्ठा पे मुझे तभी पूरा विश्वास होगा जब आप कोई 2020 का मतलब 420 नहीं करेंगे, तो 420 का मतलब क्या हुआ, अंत में 420, 20 आ ही रहा तो 20 ये आपका, तो 2 + 2 करोगे, 2 420 जो बोलते हो वो 4 का आपको स्क्वायर करना है,
तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 बन जाएगा, और 16 को आपको प्लस कर देना है। जो ये प्लस का मतलब हुआ 6 + 1 को प्लस करोगे 7। और 7वां महीना आपको पता है कि 7वां महीना कौन सा होता है, जुलाई का। तो अब उल्टा करके लिख लो, 16 जुलाई, 420 मत करना, अंत में 20 लिख दो, तो यानी 16 जुलाई तभी निष्ठा आपकी बनी रहेगी। तो 16 जुलाई 2020 2020 को निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। डेट आपको ऐसे आप सेट कर लेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। निष्ठा आपकी तभी बनी रहेगी जब आप 420 नहीं करेंगे। तो ऐसे 420 आप लिख लिए। तो इसका मतलब 420 का मतलब अंत में क्या हो गया, 420 नहीं करेंगे तो मतलब 2020 में से लॉन्च किया गया। अब आगे जो 4 लिखा है, ये 2 + 2 वैसे करिए या सीधे 420 से याद रखिए। तो 4 का इसका स्क्वायर 2 है, तो इसका ऊपर वाला 2, यही 2 ऊपर के पहुंचा दीजिए, स्क्वायर बन जाएगा 16 का फिर प्लस करोगे 6 + 1 7 बन जाएगा। 7वां महीना कौन होता, जुलाई का। आप कहेंगे इतनी रीजनिंग लगाने की क्या ज़रूरत, ये रीजनिंग ही है जो आपको डेट ये हमेशा एग्जाम तक याद कर रखाएगी। तो ये 16 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। ये विश्व का सबसे लंबा यानी सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो टीचरों को, अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। ये अपने प्रकार का विश्व का लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। उद्देश्य क्या है, टीचरों में क्रिटिकल थिंकिंग, जो टीचरों में पहले क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके बच्चों में भी क्रिटिकल थिंकिंग आए, इसको प्रोत्साहित करना, इसको तेजी गति से विकसित करना, ये सब है। इसके लिए क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और हर तरीके से टीचर को तैयार किया जाता कि वो बच्चों में, अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक परीक्षण कर सके। आलोचनात्मक सोच का मतलब हुआ हर एक पहलू के हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जानते हुए फिर अपना व्यू दे सके, यही कहलाता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अंतर्गत जन जागरूकता, अवेयरनेस पे प्रमुख रूप से बल दिया गया। और जो इसमें क्या क्या डेवलप किया जाएगा, तो जो टीचर हैं उनको कहा गया लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दें, कंपटेंसी बेस्ड लर्निंग और टेस्टिंग होनी चाहिए, यानी बच्चे सीखें, उनके अंदर योग्यता डेवलप हो। इसके अलावा जो पेडागोजी होनी चाहिए वो आपका लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए कि नया क्या हो सके, डेवलप हो सके, यानी विकास हो सके। और दूसरा इसी के अंतर्गत और किस पे बल दिया गया, तो ये स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर भी इसको शामिल किया गया। पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ पर बल दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसे एजुकेशन महिला, बच्चे, विकलांग, दिव्यांग सबको उपलब्ध हो, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता। जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, तो वही क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे प्रमुख रूप से बल दिया गया। और एजुकेशन क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव मिले, इसके लिए ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, इन सब का यानी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ तथा वेलबींग के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा को भी इसमें शामिल किया गया। अब ये कार्यक्रम के साथ साथ इसमें अन्य इनिशिएटिव भी, अन्य क्रियाकलाप भी शामिल हैं, जैसे लाइब्रेरी, इको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डनिंग, ये सब प्रमोट किया जाएगा। स्कूल लर्नरशिप, स्कूल लीडरशिप क्वालिटी पर भी बल दिया जा रहा है कि बच्चों में स्कूल लीडरशिप क्वालिटी का विकास हो। इन्वायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं, टीचर के साथ साथ बच्चे भी उसके प्रति जागरूक हों और इन्वायरमेंट को लेकर वो दूसरों को भी खुद स्वयं सामने आएँ और दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए न केवल बताएं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी व कारगर कदम भी उठाएं। प्री वोकेशनल एजुकेशन, उसके बाद स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर बल दिया जाएगा। और इसमें कितने 42 लाख पार्टिसिपेंट यानी 42 लाख भागीदार शामिल हैं।
कि इसमें कैसे ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो याद रखिए, ऑनलाइन जो पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ तो पहली बारी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, ये अलग से पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत 33,120, ये डेटा लिख लीजिएगा, 33,120। और दूसरा है कौन, तो ये 33 जो प्राइमरी स्तर के हैं 33,120, जिसको बोला गया KRP की रिसोर्स पर्सन। 33,120 की रिसोर्स पर्सन्स व्यक्ति की रिसोर्स पर्सन्स 33,120, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ में जो इससे ऊपर के हैं उनको बोला गया स्टेट रिसोर्स पर्सन। तो पहले की रिसोर्स पर्सन व स्टेट रिसोर्स पर्सन को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जब ट्रेंड हो जाएंगे, और इनको अब बात आती कि ट्रेनिंग इनको कौन देगा, तो 120 पूरे भारत में नेशनल रिसोर्स पर्सन यानी NRPs को बनाया गया, उनके द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अब जो पीज हैं, नेशनल रिसोर्स पर्सन हैं, ये NCERT व नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन जो NIEPA है, NIEPA, इसके अंतर्गत ट्रेनिंग इन लोगों को प्रदान की जाती है। नेशनल रिसोर्स पर्सन ये ट्रेनिंग प्रदान करते हैं की रिसोर्स पर्सन व स्टेट रिसोर्स पर्सन को। तो ये आज का ये वीडियो रहा, ये आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कल से आपको टाइपिंग फॉर्म में जैसा पहले मिलता था वैसा मिलता रहेगा। आज का वीडियो अभी कुछ देर में शाम तक मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको वीडियो पूरा सुनने के लिए आप पूरा वीडियो सुनिए, एंजॉय करिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।